वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन तथा मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है, मतलब अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, दिशा और परिणाम। वहीं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, तो उन्हें अदिश राशि कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन आपका अदिश राशि है। ठीक है, परिभाषा से आपको ज्ञात हो गया। तो अब बताइए इसमें से कौन सी सदिश राशि है। तो संवेग आपकी सदिश राशि है और सब अदिश राशियां हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश होता है। एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हवाओं में बहती हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ कर देती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका क्या कारण है? गति के जड़त्व के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है, तो उसकी विराम अवस्था और समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री का शरीर निचला हिस्सा जो एक गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त महोदय ने यह न्यूटन से पहले ही बता दिया था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन वैज्ञानिक थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ। ब्रह्म सिद्धांत की रचना इन्होंने की थी। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने यह बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा किसी एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन की गति के तीनों नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व की प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न होने बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय तथा अस्थि घनत्व की कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान रहेगा। सी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेप अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति के साथ गतिमान रहता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि
गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसीलिए ये देखो, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जब कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक गिरी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार 2030 से 50 के बीच यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है यदि दुगना हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है वह क्या होता, तो अब जितना है उसका चौथाई भाग हो जाता। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, देखिए भार अपरिवर्तित रहता है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी को, लोहे को मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर ऊपर से गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थिति में मतलब वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए गए लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा है ना, यहाँ पे परिस्थिति वायु प्रतिरोध नगण्य है, यहाँ पर वायु प्रतिरोध है, इसीलिए लोहे की पहले गिरेगी और लकड़ी की बाद में गिरेगी। कंडीशन यहाँ दे दी गई है। हवा की अनुपस्थिति में लोहे लकड़ी के समान भार की समान ऊंचाई से गिराने पर वह एक साथ पृथ्वी पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे लकड़ी की समान भार की गेंद ऊंचाई से गिराने पर लोहे की पहले लकड़ी की बाद में गिरेगी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। एक लड़की झूले में बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाता है। देखिए, लड़की झूले में बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोले का प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका क्या मतलब है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? वह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगी। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है, मतलब ऊपर फेंका जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। लेकिन
यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा वेग से फेंका जाता है ऊपर, तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा का पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा धरती का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं, गैस के अणु वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है।